तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक केमिकल फैक्ट्री की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है यूरोप के गिल्ट की और भारत के एक तरह के समझौते की। ये एक कोशिश है ये समझने की कि आखिर कैसे एक देश का जहर दूसरे देश के लिए एक बिजनेस बन जाता है। तो हुआ ये कि इटली में एक फैक्ट्री थी जिसने वहां के पानी को इतना इतना जहरीला कर दिया कि सरकार ने उसे फौरन बंद करवा दिया। अब कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ ही महीनों के अंदर उसी फैक्ट्री की सारी मशीनें, उसके डिजाइन्स, उसके पेटेंट्स, सब कुछ भारत भेज दिया गया। मतलब जो फैक्ट्री इटली के लिए खतरनाक थी, उसे हमारे देश में आकर फिर से खड़ा कर दिया गया। और पता है इस पूरी चीज को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पोल्यूशन आउटसोर्सिंग। मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिसमें जो डेवलप्ड देश हैं वो अपने प्रदूषण और उसे फैलाने वाली इंडस्ट्रीज को विकासशील देशों में भेज देते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? सीधी सी बात है, विकासशील देशों को बिजनेस और नौकरियों की जरूरत होती है और इसी जरूरत के चलते कई बार एनवायरमेंटल सेफ्टी को ताक पर रख दिया जाता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये फैक्ट्री ऐसा बनाती क्या है जो इतना इतना खतरनाक है? चलिए अब मिलते हैं इस पूरी कहानी के असली विलेन से, एक ऐसा केमिकल जिसे फॉरएवर केमिकल के नाम से जाना जाता है। इस केमिकल का असली नाम है PFAS, यानी पर और पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस। और शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जी हाँ, आपके घर में जो नॉनस्टिक पैन है, जो पिज्जा बॉक्स आता है, वाटरप्रूफ जैकेट्स, यहाँ तक कि घर के कारपेट में भी ये केमिकल छिपा हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें फॉरएवर केमिकल्स क्यों कहते हैं? मतलब हमेशा रहने वाले रसायन, ऐसा क्यों? देखिए, इसका जो राज है ना, वो इसकी केमिस्ट्री में छिपा है। PFAS में कार्बन और फ्लोरीन के बीच एक बहुत बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे मजबूत बॉन्ड्स में से एक माना जाता है और इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुदरत की कोई भी ताकत, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, पानी हो या हवा हो, इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाती। मतलब एक बार ये बन गया तो ये हमारे एनवायरनमेंट में सैकड़ों बल्कि हजारों सालों तक बना रहता है और इसीलिए इसे फॉरएवर केमिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। सो व्हाट? इसका मतलब क्या है? हमारी सेहत पर, हमारे प्लैनेट पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं। PFAS के कांटेक्ट में आने से इंसानी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, लिवर एंजाइम्स में बदलाव, किडनी और टेस्टिक्युलर कैंसर का खतरा, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस और पैदा होने वाले बच्चे का वजन कम होना, ये सब इससे जुड़ा हो सकता है। और ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे पर्यावरण को भी नहीं छोड़ता। अब देखिए होता क्या है, जब PFAS पानी में जाता है तो छोटे छोटे जीव इसे सोख लेते हैं। फिर एक छोटी मछली इन जीवों को खाती है तो जहर की मात्रा उसके अंदर बढ़ जाती है। फिर कोई बड़ी मछली उन छोटी मछलियों को खाती है तो वो जहर और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इसे ही बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। मतलब धीरे धीरे पूरी की पूरी फूड चेन जहरीली हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल मन में यही आता है कि भाई अगर ये केमिकल इतना खतरनाक है तो इसका इस्तेमाल आज भी क्यों हो रहा है? इसे बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? असल में इसे लेकर दुनिया भर में जो नियम है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ यूरोपियन यूनियन है जो इस पर पूरी तरह से बैन लगाने की सोच रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका है जहां सिर्फ कुछ गिने चुने PFAS कंपाउंड्स पर ही रोक है, और फिर आता है भारत जहां पीने के पानी में इसकी कोई सेफ लिमिट तक तय नहीं है और इसे लेकर कोई मजबूत कानून भी नहीं है। और देखिए असली मुश्किल क्या है, PFAS कोई एक केमिकल नहीं है, ये हजारों अलग अलग कंपाउंड्स की एक पूरी फैमिली है। अब इन सब पर एक एक करके रिसर्च करना, फिर उनके लिए नियम बनाना, ये बहुत ही लंबा और मुश्किल काम है और बस इसी बात का फायदा कंपनियां उठा लेती। तो चलिए अब वापस भारत पर आते हैं और देखते हैं कि हमारे देश में इन कमजोर नियमों के क्या नतीजे हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। हमारे रेगुलेटरी सिस्टम में कई बड़े गैप्स हैं। पहली बात, हमारे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनके नियमों में अभी तक PFAS का जिक्र तक नहीं है। दूसरा, FSSAI ने फूड पैकेजिंग में इसके बैन का प्रस्ताव तो दिया, लेकिन उस पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। और यही सब कमजोर नियम मिलकर पोल्यूशन आउटसोर्सिंग के लिए दरवाजे खोल देते हैं। और ये फैक्ट्री लगाई कहाँ गई है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। ये एक कोस्टल एरिया है जहाँ मछुआरे रहते हैं।
मतलब ऐसे लोग जिनकी पूरी जिंदगी, जिनकी रोजी रोटी एक साफ सुथरे और हेल्दी एनवायरनमेंट पर ही टिकी हुई है। अब जरा सोचिए, अगर वहां का पर्यावरण खराब होता है तो उनकी जिंदगी का क्या हो। और ये मत सोचिए कि ये कोई भविष्य का खतरा है। नहीं, ये खतरा पहले से ही यहाँ है। हमारे देश के रिसर्चर्स को गंगा नदी में, सुंदरबन के मैंग्रोव्स में और तो और पहाड़ों की बर्फ तक में PFAS के सबूत मिल चुके हैं। मतलब साफ है, ये खतरा दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, ये हमारे घर के अंदर आ चुका। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जहरीले चक्र को, इस टॉक्सिक गैप को भरने के लिए आखिर किया क्या जा सकता है। देखिए, भारत के लिए आगे का रास्ता 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला कदम है मॉनिटरिंग। जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनके पास की मिट्टी और पानी की रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए। दूसरा कदम रिसर्च। हमें PFAS की सेफ लिमिट्स तय करनी होंगी और इसके बुरे असर पर स्टडी करनी होगी ताकि हम अच्छी पॉलिसीज बना सकें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, रेगुलेशन। आग बुझाने वाले फोम जैसी चीज़ों को बदलना होगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा पर कड़ी नज़र रखनी होगी ताकि इस पोल्यूशन आउटसोर्सिंग को रोका जा सके। और आखिर में एक सवाल, एक बहुत ज़रूरी सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। अगर कल, भगवान ना करे, रत्नागिरी में PFAS पोल्यूशन की वजह से कोई बड़ी तबाही होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो इटालियन कंपनी होगी, या फिर वो इंडियन CEO जिसने ये सब इंपोर्ट किया, या फिर हमारी सरकार? ये कैसा सवाल है जिसका जवाब ही ये तय करेगा कि हम अपने लोगों की और अपने पर्यावरण की असल में कितनी परवाह करते हैं।